माई सेल्फ राजकुमार शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई क्यों जाती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत क्या है। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन है वो अपने पास कैश बुक मेंटेन करता है, और कैश बुक जो है एक होती है सिंपल कैश बुक और दूसरी होती है आपकी डबल कॉलम कैश बुक। एक 3 कॉलम कैश बुक भी होती है, लेकिन डबल कॉलम कैश बुक का मतलब है जिसमें कैश और बैंक दोनों के अकाउंट होते हैं। यानी 2 कॉलम कैश बुक के अंदर आपका जो कैश का कॉलम भी होगा और बैंक का कॉलम भी होगा। बैंक के कॉलम की जरूरत क्यों पड़ती है? बैंक के कॉलम की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हम बैंक से जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन ने बैंक में अकाउंट ओपन किया तो बैंक में पैसे जमा किए, बैंक से कुछ पैसा निकाला, बैंक में कुछ चेक डिपॉजिट किए, बैंक से कुछ चेक विड्रॉन किए, यानी बैंक के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो हमारी 2 कॉलम कैश बुक के बैंक के कॉलम से कनेक्ट करेंगी। तो जब 2 कॉलम कैश बुक जो हम बनाते हैं अपने बिजनेस में, तो बैंक में क्या बनता है? बैंक में बनती है पासबुक। यानी बैंक क्या मेंटेन करता है? पासबुक मेंटेन करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो कैश बुक है 2 कॉलम, उसका जो बैंक का कॉलम है वो पासबुक के बराबर होना चाहिए। यानी कैश बुक जब हम बनाते हैं तो कैश बुक के डेबिट में हमारी रिसिप्ट होती है और क्रेडिट में हमारी पेमेंट होती है, लेकिन पासबुक में बिल्कुल रिवर्स होता है। पासबुक के क्रेडिट में हमारी रिसिप्ट होती है और डेबिट में हमारी पेमेंट होती है। यानी कैश बुक का बिल्कुल रिवर्स होता है पासबुक। तो जो बैलेंस हमारा कैश बुक का है वही बैलेंस हमारा पासबुक का होना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये किसके बराबर होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक किसके बराबर होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। यानी डेबिट बैलेंस का मतलब है कि कैश बुक की डेबिट साइड बड़ी है, बैंक कॉलम, कैश बुक की बैंक कॉलम का डेबिट साइड बड़ा है, और पासबुक का मतलब है कि पासबुक की क्रेडिट साइड बड़ी है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक किसके बराबर होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। और ये जो दोनों बैलेंस हैं ये आपके प्लस के बैलेंस कहलाते हैं। और उसके बाद इसका अपोजिट है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, वो किसके बराबर होना चाहिए? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और ये दोनों जो है माइनस के बैलेंस कहलाते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये प्लस के बैलेंस है। इसका मतलब है कि बैंक में हमारा पैसा जमा है। और ये इसका अपोजिट क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसका मतलब है हमने बैंक का पैसा देना है। तो ये माइनस के बैलेंस है, इसको हम ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इक्वल टू ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब अगर ये बैलेंस आपस में बराबर है, यानी कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बराबर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें बीआरएस बनाने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन बीआरएस कब बनाते हैं? जब इन दोनों के बैलेंस में डिफरेंस आता है। दोनों के बैलेंस में जब डिफरेंस आएगा तब आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। और वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आता है? तो देखिए, वो डिस्कस करेंगे हम। कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। फर्स्ट वन इज चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए, हमने किसी को पेमेंट करनी थी तो हमने इसको चेक काट के दे दिया। जैसे ही हमने इसको चेक काट के दिया, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी पेमेंट साइड में और अपनी कैश बुक कम कर ली, लेकिन वो पासबुक यानी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इससे डिफरेंस क्या आ गया कि कैश बुक आपकी कम हो गई और पासबुक आपकी बड़ी की बड़ी रह गई। तो ये डिफरेंस इसमें शो करेगा। उसके बाद है आपका चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और कलेक्टेड। यानी हमने चेक डिपॉजिट किया, देखिए हमने किसी से पैसा लेना था, उसने हमें चेक दे दिया। जैसे ही चेक हमारे पास आया, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली डेबिट साइड में, और हमने बैंक में भेज दिया, अपने बैंक में कलेक्शन के लिए। लेकिन बैंक में वो क्रेडिट ही नहीं हुआ, किसी वजह से कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो फिर डिफरेंस आ गया। तो इससे कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है और पासबुक हमारी कम रह गई, तो डिफरेंस आ गया। तो यानी इन कारणों से डिफरेंस आएगा। जैसे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो बैंक हमारी पासबुक को बढ़ा देगा, हमारे बैलेंस को बढ़ा देगा। तो इससे डिफरेंस क्या होगा कि कैश बुक हमारी कम रह जाएगी और पासबुक हमारी इंक्रीज होगी यानी बढ़ जाएगी। उसके बाद है आपका
बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक टाइम टू टाइम अपने चार्जेस काटता रहता है हमारे अकाउंट से, हमारे बैलेंस से, यानी हमें डेबिट करता रहता है। तो डेबिट करेगा तो पासबुक कम हो जाएगी, लेकिन हमें तो पता नहीं, तो कैश बुक इससे बड़ी रहती है और पासबुक इससे कम हो जाती है। तो अगेन डिफरेंस। उसके बाद डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक, किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में पैसे जमा कर दिए। फॉर एग्जांपल, हम किसी पार्टी में थे, हमारे कस्टमर का फोन आया कि हमने आपका पैसा देना है, हमने उसको अकाउंट नंबर भेज दिया, हमने बोला जमा करा देना, उसने जमा करा दिए, हम भूल गए, तो इसलिए हमने तो अपनी कैश बुक में एंट्री करी नहीं, लेकिन पासबुक तो हमारी बढ़ गई। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक, किसी हमारे कस्टमर ने जिससे हमने पैसे लेने थे उसने हमारे बैंक में पैसे जमा कर दिए, तो उससे हमारी पासबुक बढ़ गई और कैश बुक हमारी कम रह गई, तो पासबुक इंक्रीज हो गई, तो डिफरेंस आ गया। ऐसे ही डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक ऑन इंस्ट्रक्शन, देखिए हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है बैंक को, कुछ चेक हमारे क्लियर आएंगे बैंक में क्लियरिंग के लिए, आप उनको क्लियर कर देना। तो जैसे ही वो चेक आए, जैसे लाइसेंस फीस का है, कोई इंश्योरेंस का चेक है, कोई और चेक है, हमने पूरी डिटेल भेजी हुई है कि ये चेक आप क्लियर कर देना। तो टाइम टू टाइम जैसे चेक आए तो बैंक ने हमारी क्लियर कर दी और हमारी पासबुक में एंट्री कर दी। तो जैसे ही क्लियर किए हमारे बिहाफ पे पेमेंट हो गई, तो पासबुक हमारी कम हो गई। तो कैश बुक इससे आपकी बढ़ी हुई है और पासबुक इससे आपकी कम हो गई, तो फिर से डिफरेंस आ गया। उसके बाद है रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक, कैश बुक में गलती से क्रेडिट हो गया। देखिए इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, कैश बुक बना रहे हैं, गलती हो सकती है, कैश कॉलम में लिखनी थी, अमाउंट बैंक कॉलम में लिख दी, तो रॉन्गली क्रेडिटेड, और क्रेडिट साइड हमारी पेमेंट होती है। तो इससे क्या हुआ, कैश बुक हमारी कम हो गई और पासबुक में तो कुछ भी नहीं हुआ, तो पासबुक एज इट इज बढ़ी हुई है। उसके बाद रॉन्गली डेबिटेड भी हो सकता है, गलती से कैश बुक में डेबिट हो गया। कैश बुक में डेबिट होने का मतलब है कैश बुक हमारी इंक्रीज हो गई और पासबुक हमारी डिक्रीज रह गई। उसके बाद ऐसे ही गलती पासबुक में भी हो सकती है, क्योंकि बैंक में भी जो काम कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग ही काम कर रहे हैं। तो रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक, किसी और के अकाउंट में पैसा जमा होना था, हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो गया, तो उससे हमारी पासबुक बढ़ गई, तो कैश बुक उससे कम रह गई और पासबुक हमारी इंक्रीज हो गई। सिमिलरली रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक, किसी और के अकाउंट से पैसा कटना था, हमारे अकाउंट से कट गया, तो रॉन्गली डेबिट हो गई। रॉन्गली डेबिट से पासबुक कम हो गई, लेकिन कैश बुक हमारी एज इट इज बढ़ी हुई है और पासबुक हमारी कम हो गई। तो ये मेन कॉजेज हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है बैलेंसेज में। एक बार फिर से इनको डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इससे कैश बुक कम हो जाती है, पासबुक बढ़ी रहती है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और कलेक्टेड, कैश बुक बढ़ जाती है, पासबुक कम रह जाती है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कैश बुक कम रह जाती है, पासबुक बढ़ जाती है। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, कैश बुक बढ़ जाती है, पासबुक कम हो जाती है। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक, कैश बुक हमारी कम रह गई, पासबुक बढ़ गई। डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक ऑन इंस्ट्रक्शन, कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है, पासबुक कम हो गई। रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक हमारी कम हो गई, पासबुक बढ़ी हुई है। रॉन्गली डेबिटेड इन कैश बुक हमारी इंक्रीज हो गई, पासबुक कम है। रॉन्गली क्रेडिटेड इन पासबुक, कैश बुक हमारी कम है, पासबुक बढ़ गई। और रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक, यानी कैश बुक हमारी बढ़ी हुई है, पासबुक गलती से कम हो गई। तो ये कारण है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। तो इसीलिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होगा और कैसे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, देखिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम BRS भी कह सकते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या फॉर्मेट रहेगा इसका, द फॉर्मेट इज, सबसे पहला कॉलम है आपका सीरियल नंबर, फर्स्ट कॉलम इज सीरियल नंबर, पहला कॉलम आपका सीरियल नंबर है। देन पर्टिकुलर, और उसके बाद आपके दो कॉलम बनेंगे प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस, प्लस एंड माइनस। देखिए ये फॉर्मेट रहेगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का, जिसको हम BRS भी कहते हैं। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, प्लस
माइनस। अब देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको कोई भी एक बैलेंस दिया होगा, कोई भी एक बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन में, कैश बुक का बैलेंस दिया होगा या पासबुक का बैलेंस दिया होगा, क्वेश्चन में कोई भी एक बैलेंस दिया होगा। जैसे माना क्वेश्चन में गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये बैलेंस आपको प्लस में लिख के चलना है और ध्यान रखना है कि ऊपर आप कैश बुक का बैलेंस लेके चले हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपने वो प्लस में लिखना है, और अगर खाली यही लिखा होगा बैलेंस एज पर कैश बुक तो भी आपने प्लस में लिखना है। उसके बाद माना ये सारी ट्रांजेक्शन है जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। अब क्वेश्चन में सारी ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, क्वेश्चन में कोई 3-4 भी हो सकती है, क्वेश्चन में 4-5 भी हो सकती है, तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है। यानी क्वेश्चन में एक कोई बैलेंस दिया होगा, जैसे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा, या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा, या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा, या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा, या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया होगा, या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो हमने प्लस में लिखा है, और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया होता, अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होता तो हम माइनस में लिखते, क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस माइनस का बैलेंस होता है, और अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया होता तो भी माइनस में लिखते। यानी सिर्फ बैलेंस को आपको प्लस माइनस अपने हिसाब से लिखना है, सोच समझ के, कि अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो प्लस में लिखना है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो माइनस में लिखना है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है तो माइनस में लिखना है। लेकिन ऊपर हम कैश बुक लेके चल रहे हैं, बैलेंस हमने प्लस में या माइनस में अकॉर्डिंगली लिख दिया, जहां भी हमने लिखना है प्लस का है प्लस में लिखा है, माइनस का माइनस में लिखा है, लेकिन लेके हम कैश बुक चले हैं। तो अब जितनी भी ट्रांजेक्शन दी हुई है हमें कैश बुक के हिसाब से सोचना है। अगर ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक बढ़ी हुई है तो हमने माइनस करना है, और ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक कम है तो हमने प्लस करना है, यानी ठीक करना है। देखिए माना पहली ट्रांजेक्शन की हमें क्वेश्चन में गिवन है तो कैश बुक हमारी कम हो गई, तो हम क्या करेंगे प्लस। दूसरी ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक बढ़ी हुई है तो माइनस। तीसरी ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक कम है तो प्लस। चौथी ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक बढ़ी हुई है तो माइनस। पांचवी ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक कम है तो प्लस। छठी ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक बढ़ी हुई है तो माइनस। 7 ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक कम है तो प्लस। 8 ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक बढ़ी हुई है तो माइनस। 9 ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक कम है तो प्लस, और 10 ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक बढ़ी हुई है तो माइनस। यानी इस तरीके से आपको अमाउंट लिखनी है, जहां जहां पे मैंने टिक लिखे हैं यहाँ अमाउंट दी होंगी हर ट्रांजेक्शन की। यानी चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जैसे ₹5000 तो ₹5000 लिखेंगे यहाँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर आप कैश बुक लेके चल रहे हैं तो आपको कैश बुक के हिसाब से सोचना है, कैश बुक को आपको ठीक करना है। यानी ट्रांजेक्शन की वजह से अगर आपकी कैश बुक बढ़ी हुई है तो आपने माइनस करना है, और ट्रांजेक्शन की वजह से कैश बुक आपकी कम है तो आपने प्लस करना है। और लास्ट में आपको बैलेंस निकालने हैं, लास्ट में आप बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो देखिए आपने यहाँ बैलेंस लिखा तो ये साइड ये यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा। ये पूरा आप इसमें से माइनस करेंगे जो भी टोटल है आपका, तो ये बैलेंस आ गया। अब ऊपर है डेबिट तो नीचे हो जाएगा क्रेडिट, अपोजिट। क्रेडिट बैलेंस एज पर ऊपर कैश बुक है तो नीचे आ जाएगा पासबुक। तो ये आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते टाइम आपको क्वेश्चन में कोई भी एक बैलेंस दिया होगा और कुछ ट्रांजेक्शन दी होंगी, कैसे उसको प्रेजेंट करना है। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन के अंदर अगर कैश बुक की जगह पासबुक होती, सेम क्वेश्चन में अगर कैश बुक की जगह पासबुक होती तो आपकी प्रेजेंटेशन कैसे होती, देखिए जरा। देखिए कैश बुक की जगह अगर यहां होता पासबुक और यहां होता क्रेडिट बैलेंस, यहां पे लिखा होता क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो बैलेंस हम प्लस में ही लिखते, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का मतलब है कि हमारा बैंक में पैसा है। और ये सारी ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है, लेकिन अब आप ऊपर पासबुक लेके चले हैं। ये ध्यान रखना है कि ऊपर कौन सी बुक आप लेके चले हैं। आप पासबुक लेके चले हैं तो पासबुक के हिसाब से सोचेंगे। अब ट्रांजेक्शन की वजह से अगर पासबुक बढ़ी हुई है तो आपने माइनस करना है,
ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक कम है तो आपने प्लस करना है। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन की वजह से पासबुक बढ़ी हुई है तो आपने माइनस कर दिया, सेकंड ट्रांजेक्शन की वजह से कम है तो आपने प्लस कर दिया, थर्ड की वजह से बढ़ी हुई है माइनस, फोर्थ की वजह से कम है प्लस, फिफ्थ की वजह से बढ़ी हुई है माइनस, सिक्स्थ की वजह से कम है तो प्लस, सेवंथ की वजह से पासबुक बढ़ी हुई है माइनस, एट्थ की वजह से कम है तो प्लस, 9 की वजह से पासबुक बढ़ी हुई है तो माइनस, और 10 की वजह से कम है तो प्लस। और ये आपका बैलेंस हो जाएगा। अब बैलेंस करेंगे बिल्कुल वैसे ही, ये साइड बढ़ी आई यहां लिखा तो यहां बैलेंस आया, यानी टोटल में से ये सब माइनस करके। लेकिन अब अपोजिट हो जाएगा, ऊपर क्रेडिट है तो नीचे डेबिट, बैलेंस एज पर, ऊपर पासबुक है तो अब नीचे आ जाएगा कैश बुक। तो ये आपका बैलेंस आ गया। तो इस तरीके से आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। बस बैलेंस का आपको ध्यान रखना है, क्रेडिट की जगह अगर डेबिट बैलेंस लिखा होता पासबुक तो माइनस में लिखते, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिखा होता तो माइनस में लिखते, लेकिन सोचेंगे पासबुक की तरह। तो इस तरीके से आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही।